कब से जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है और किस तरीके से होगा, गिरफ्तारियां किस तरह होंगी? और हमने कब इसका आगाज करना है उस वक्त करेंगे कि जो 2 असम्बलियां आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं। राना साहब, आपने सुना स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ की, अब हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं कराने, ना वफाक ने कराने हैं, ना सूबों ने कराने हैं। इलेक्शंस जो हैं वो ECP ने कराने हैं, तो जो भी चीजें होंगी आइन के मुताबिक होगी। दूसरी बात ये कि एक इंप्रेशन है कि PDM की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है। नॉट बिफोर टाइम्स, नॉट आफ्टर टाइम्स। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इनके दिमाग में जो हवा भरी हुई थी कराची के बारे में कि कराची ये बड़ा लीड से जीतेंगे, तो हवा हमने एक थप्पड़ मार के निकाल दी। ये जो अपने हाथ में तस्बीह लेके घूमता है और बातें करता है न्याजी की मदीना की रियासत की, उसके पीछे असल हकीकत क्या है वो इसके ऑडियो लीक से हमें पता चल गया। यहाँ पर तो कई सालों की बातें की जा रही हैं कि अब जो हाल हो गया है मईशत का, इसको संभलने में कई साल लग जाएंगे। ये स्टेबलाइज होना और उसके बाद ग्रो करना। मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन है, जो इस वक्त हमारी डॉलर रेट चल रहा है और जो आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन आनी है, वो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक आपको ये टफ टाइम देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में पिछले 4 साल के दौरान हर रोज 11 खवातीन ज्यादती का निशाना बनी। खबर यह है कि जो वालिदैन थे और जो अहले मोहल्ला थे या अहले इलाका थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने से ही इनकार कर दिया। देखिए सुमैया, 31 जनवरी को जो है ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे और मीडिया के सामने आए थे, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने जो है उस वक्त इन केसेस को ऑन नहीं किया था। और उसके साथ साथ जब फैमिलीज से रब्ता किया गया, तीनों बच्चियों की फैमिली से अलग अलग वक्त पर रब्ता किया गया, तो फैमिलीज ने भी जो है वो कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कोई भी मामला जो है वो दरपेश नहीं हुआ। अलबत्ता वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर जो है वो जाँ बहक हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो कुछ हैपनिंग हो रही हैं आज पूरा दिन, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम, पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान एक सियासी रस्साकुशी है नाजरीन, जो कि जारी है। निचोड़ आज ये है कि कोई धरने की तैयारी कर रहा है तो कोई जेल भरो तहरीक की। हाल ही में इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि तोड़ फोड़ के बजाय वर्कर्स जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा हम गिरफ्तारियां देंगे। इस हवाले से PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने यह कहा कि पुरअमन जेल भरो तहरीक के पहले मरहले में 10,000 लोग मुख्तलिफ हलकों में गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद से मरियम नवाज नजरें बिछाई बैठी हैं। कहती हैं कि PTI की जानिब से मुल्क में जेल भरने का इंतजार कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत और बिस्मिल्लाह ज़मान पाक से होनी चाहिए। नजरें बिछाए बैठे हैं, आइए जेल भरें। तो एक तरफ नाजरीन जेल भरो तहरीक है, दूसरी तरफ है धरने की गूंज। और वो धरना कौन दे रहा है? MQM ने मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए अगले इतवार से प्रेस क्लब चौक पर बड़े धरने का ऐलान किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहर हमारा है, हम जहाँ से चाहेंगे वहीं से चलेगा ये धरना। ऐसा होगा कि सब धरे का धरा रह जाएगा। 16 मार्च को इलेक्शन और 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास होगा। एक तरफ MQM के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तनाज़ात जारी हैं, तो दूसरी तरफ PDM इंतखाबात से फरार की हीले बहाने ढूंढ रही है। ख्वाजा साद रफीक ने नैब के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलग अलग इंतखाबात से मनफी असरात मुरत्तब होंगे। इमरान खान का एक मुतालबा अगर हम तस्लीम करा तो दूसरा लेकर आ जाएंगे। मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। उधर दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो APC बुलाई थी, पहले वो 7 फरवरी को होने वाली थी, फिर 9 फरवरी पर चली गई और अब एक दफ़ा फिर मौक़र की गई है क्योंकि तुर्किया का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म, जिसकी मंजर आम पर आने की वजह है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्किया। लेकिन APC मौक़र होने के पस पर्दा हक़ाइक़ बोल्ड न्यूज़ सामने ले आया है। ज़राए ये कहते हैं कि दौरा तुर्किया नहीं बल्कि इत्तेहादियों में इख्तलाफात के बाइस हुकूमत ने वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की का बहाना बनाकर APC को मौक़र किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को APC में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत देने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म को बेशरम कहने की वजह से उन्हें बाज़ाब्ता दावत नहीं देनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम पे लीगी रहनुमाओं के मौक़िफ़ की, जबकि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत देने की हामी है। जब इत्तेहादियों में पाए जाने वाले जो इख्तलाफात हैं वो सुलझे ही ना, तो वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया का बहाना बनाकर APC को मौक़र कर दिया गया।
उधर पीटीआई रहनुमाओं का यह कहना है कि अगर बाज़ाब्ता दावत दी गई तो ही हम APC में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ अब जो गुज़िश्ता 10 माह से नैब तरमीम के बाद मुल्ज़िमान को रिलीफ देने का सिलसिला नाज़रीन वो भी जारी है। एहतसाब अदालत ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को भी क्लीन चिट का इंदिया दिया। नैब ने हारून यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद गिरफ्तार ना करने का बयान दिया। नैब के मुताबिक नई तरमीम के हारून यूसुफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ सियासी सूरत हाल भी गैर यकीनी का शिकार है। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो जब तक हम देख नहीं सकते कि मईशत में बेहतरी होगी। ये सियासतदानों को सोचना होगा कि किस तरीके से हम सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि मईशत में भी इस्तेहकाम आए, और ये सबको मिलकर सोचना होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगाज़ करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का जो है ऐलान किया, उसके बाद स्ट्रेटजी क्या होगी। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये कब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है और किस तरीके से होगा? गिरफ्तारियाँ किस तरह होंगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये आवाज़ रिबाउंड कर रही है, उसका कोई इंतजाम आप कर लीजिए। बिल्कुल देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं। करना चाहता हूँ कि जो हमने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसका सबब ये है कि हम कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहते जिसके अंदर अमन व अमान का मसला बने और कोई जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ की सूरत हाल हो। या तहरीक इंसाफ का मंशूर या उसका प्रोग्राम नहीं है। और ये एक ऐसा सियासी तारीख से भी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें एहतजाज भी होता है और अमन भी जो है वो ख़राब नहीं होता। और हमने कब इसका ऐलान यानी आगाज़ करना है, ऐलान तो कर चुके हैं, उस वक्त करेंगे कि जो 2 असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं। अभी 15 जनवरी से लेकर आज तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ और हम अदालत के अंदर गए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर तो अदालत के अंदर कोई लॉ ऑफ नेसेसिटी और नजरिया ज़रूरत कार फरवा नहीं होता कि जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इंतखाबात की तारीख हमें मिल जाएगी। और अगर तारीख न मिली तो फिर तहरीक इंसाफ के पास और कोई मुतबादल रास्ता एहतजाज का नहीं रहता, हम गिरफ्तारियां देंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी वेट करेंगे, अगर ये ऐलान कर देते हैं तो फिर तो नहीं होगी जेल भरो तहरीक। जाहिर है हम तो चाहिए इंतखाबात रहे हैं ना जी, इंतखाबात हो जाए, आइन पे अमल दरामद हो जाए और हम एक लामतनाही पाकिस्तान के अंदर सिलसिला न कायम करें जिसके नतीजे में मुल्क जो है मजीद बेरेल होता चला जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका एक रास्ता यही है कि हम गिरफ्तारियां देते चले जाएं ताकि के जेलें भर जाएं। हमारे पास कारकुनान की कोई कमी नहीं है और हुकूमत जो है इसके दबाव में इसके नतीजे में आएगी और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। अच्छा, आपको लगता है वाकई दबाव होगा एजाज साहब? एक तो ये चीज और दूसरा ये कि बगैर मुकदमा की गिरफ्तारियां कैसे होंगी? जी मैं अर्ज करता हूँ, इसका एक ही तरीका है। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर बाल रोड के ऊपर दफा 144 का निकाल, अगर हम उसके ऊपर जुलूस निकालेंगे और गिरफ्तारियां होंगी तो हम गिरफ्तारियां दे देंगे। अच्छा, तो हम किसी बड़े पुलिस स्टेशन के सामने जाके अपना एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, यही एक तरीका है कि जो हमने इसमें इख्तियार। सही है सर, पॉइंट टेकिन। अब हुकूमत का मौक़िफ़ लें, क्योंकि राना एहसान साहब ने और तैमूर तारपुर साहब भी। राना साहब, आपने सुना स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, अब हुकूमत क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं कराने, ना वफाक ने कराने हैं, ना सूबों ने कराने हैं। इलेक्शंस जो हैं वो ECP ने कराने हैं और गवर्नर्स ने अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है और वो बॉल जो है ECP के कोर्ट में है। अब ये अदालतों में भी चले गए हैं तो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटा दिया गया है। तो अदालतें जो फैसला करेंगी या ECP जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने हैं। देखें, आइन की ये बात करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि आइन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 254 है, मैं आपके जो नाज़रीन हैं उनके लिए उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि फेलियर टू कंप्लाई with requirement as to time does not render an act invalid.
ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि अगर टाइम फ्रेम किसी भी चीज के लिए दिया गया है आइन के अंदर कि वो काम होना है और वो उस वक्त के अंदर नहीं होता और वो बाद में होता है या होता है, तो वो अमल जो है वो इनवैलिड या इनफेक्टिव नहीं होता। तो ये एक आर्टिकल है आइन का। तो जो भी चीजें होंगी आइन के मुताबिक होगी। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री के अंदर सूबों के इलेक्शन और फिर लेकिन ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि इंतखाबात हो, कोई ना कोई हीला बहाना ढूंढा जा रहा है? नहीं देखिए, नहीं हमने बहाना हम जो मर्जी ढूंढे, हम बेशक वो बहाना ठीक भी हो, लेकिन फैसला हमारे हाथ में नहीं है। फैसला जो है वो अब कोर्ट के या ईसीपी के हाथ में। लेकिन वो तो कहते हैं कि ईसीपी आजाद इदारा है ही नहीं, खुद मुख्तार नहीं है, ईसीपी तो हुकूमत के उस पर चलता है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, नहीं वो तो कहते हैं कि ये फरिश्ते और बाकी सारे जो हैं वो काफिर हैं। ये तो कहते हैं कि इनसे नेक सिफ्त आदमी कोई नहीं है और बाकी सब जो हैं वो बिल्कुल गुनाहगार और गलत लोग हैं। तो इनके कहने की क्या बात है? इनके लिए तो जर्नलिस्ट भी जो है वो भी पैसे पकड़ता है जो इनसे सख्त सवाल पूछ ले। इनके लिए जज भी वो गलत हैं जो इनके खिलाफ फैसला कर दें। इनके लिए ईसीपी भी गलत है क्योंकि डस्का की चोरी उन्होंने पकड़ ली। तो इनके मौकफ को आप रहने दें। इनका मौकफ के अंदर तो सारे इमरान खान को कत्ल करने के लिए निकले हुए। तो ये तो एक प्रोपोगेंडा मशीन है। देखिए, मैं आलमी साजिश का प्रोपोगेंडा आपके सामने है, फिर हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती, उस पर प्रोपोगेंडा किया गया। तो इनके तो एक हिस्ट्री है 35 पंक्चर से लेकर। लेकिन आप ये देखिए ना, एक इंप्रेशन ये है कि मुल्क में जो भी सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से मईशत भी नहीं संभल रही, और इंप्रेशन ये कि हुकूमत इसमें सीरियसनेस नहीं दिखा रही, क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो तमाम जमातों को लेके बैठे। अब एपीसी का मामला देख लें, वो कहते हैं कि आपने हमें बज़ातब दावत ही नहीं दी है, आप बाज़ाब्ता दावत देना नहीं चाहते हैं, या कोई इसके पीछे और मामला है, या वाकई हुकूमत बैठना ही नहीं चाहती इनके साथ? देखें, खुसूसी तौर पे ड्यूटी लगी अपना एयाज सादिक साहब की। उन्होंने राब्ता किया परवेज़ खटक से, असद कैसर से। इसके अलावा ये कहते हैं जी हमें ख़त लिखते हैं, तो मैंने तो हुकूमत को रेकमेंड किया है कि इनको ख़त भी लिख लें। तो इसके अलावा और कैसे दावत दी जा सकती है? लेकिन ख़त लिखेंगे ना आप, बस जरा ये क्लियर कर दें, ख़त लिख के प्रॉपर्ली इन्विटेशन देंगे? ये फिर कहेंगे कि जी खत जो है मैं वसूल नहीं हुआ, कोई घर हमें आके बताए कि हमें ईसीपी आना है, तो वो भी फिर तो ये आप मीडिया को जारी कर दीजिएगा ना, मीडिया को जारी कर दीजिएगा ताकि वो सिर्फ क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा तालपुर साहब, ये पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? एक तो एपीसी वाले मामले पर आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर अब अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, एक प्रॉपर्ली इन्विटेशन जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक इम्प्रेशन है कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हों, इसीलिए बार बार कभी दहशतगर्दी कभी सैलाब, कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई इम्प्रेशन पीपल्स पार्टी पर भी दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा इलेक्शंस के लिए जद्दोजहद की है। टाइमली इलेक्शंस, नॉट बिफोर टाइम्स, नॉट आफ्टर टाइम्स। और ये जैसे कि मेरे भाई ने आपको बताया, ये काम हुकूमत का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होंगे और हमें उम्मीद है कि जल्दी हो। जिस तरह से इनके दिमाग में जो हवा भरी हुई थी कराची के बारे में कि कराची ये बड़ा लीड से जीतेंगे, तो हवा हमने एक थप्पड़ मार के निकाल दी इनकी। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, पंजाब में भी हो, केपीके में भी हो। जो इनके करतूत थे काले जो हमने सामने लाए हैं, लोगों ने देखे हैं, इनकी असल हकीकत क्या है लोगों को हमने दिखाया है, और जो हम नहीं दिखा सकते वाला ने दिखाया है। ये जो अपने हाथ में तस्बीह लेके घूमता है और बातें करता है न्याजी इसकी मदीना की रियासत की, उसके पीछे असल हकीकत क्या है वो इसके ऑडियो लीक से हमें पता चल गया। और अभी इंशाल्लाह अनकरीब इसकी वीडियो लीक्स भी आने वाली है। आपको नहीं लगता कि हमें ऑडियो वीडियो लीक से निकल के आवाम के लिए सोचना चाहिए? देखिए ना मुल्की मईशत का क्या हाल हो गया है, क्या सूरत हाल है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, 70 लाख सर लोग बेरोजगार हुए सिर्फ टेक्सटाइल की सनत में। आपको नहीं लगता कि इस वक्त हम सबको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए तमाम सियासतदानों को? आपने बजा फरमाया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमें आवाम की खिदमत करनी चाहिए, हमें इन्फ्लेशन पे काम करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस पे काम करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हालात बहुत नासाज हैं, पर उसके साथ साथ एक झूठे का जो असली चेहरा है, गंदा नकाब वाला चेहरा, वो सामने आना भी जरूरी है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ से अहम इत्तेहादी हैं एमक्यूएम, ज़ाहिर पीडीएम में अहम इत्तेहादी है, लेकिन यहाँ पर वो आपके मुखालिफ धरना देने जा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हल्काबंदियों वाले मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया, और अब वो ये कह रहे हैं कराची हमारा है और हम ये वापस लेकर दिखाएंगे आपको। अब उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वहम का इलाज तो जो है ना किसी हकीम के पास भी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास है।
हम जो कर सकते हमने किया, उनके सामने है। पर ठीक है, वो अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं, वो इलेक्शन में ना आए, वो इलेक्शन से रुख अपना अलग कर दिया उन्हें। पर हमने जो कर सकते थे हमने किया, और उनको अपनी दिली तौर पे पता है कि हम उनके साथ हर बात में खड़े रहे। जितना हम कर सकते थे उनके लिए, हमने उससे ज़्यादा एक कदम आगे गए। अपने लोगों के, अपने वोटर्स की मर्जी के खिलाफ कि इलेक्शन डिले हो, हमने वो सब उनके लिए, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ धरने पे इंशाल्लाह वो नहीं जाएंगे, वो ये बात समझ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मगर वो तो कह रहे हैं कराची तो हमारा है, हम किसी का होने ही नहीं देंगे, छीन लेंगे कराची। कराची जिसका है, वो कराची की पब्लिक ने, अवाम ने बता दिया कि कराची किसका है, किसके साथ खड़ा हुआ है। सर बीइंग अ कराची शहरी सब हक जताते हैं इस पर, तमाम पार्टीज कि कराची हमारा है, कराची हमारा है। लेकिन अफसोस ना वफाक की तवज्जो कराची की तरफ है, ना सूबाई हुकूमतों की तवज्जो कराची की तरफ है। कराची का तो खैर सर कोई भी नहीं है ऐसे। अगर कराची के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती, अगर हमारी कोशिशें, कुव्वतें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम ना लगा रहे होते कराची के ऊपर, तो आज कराची में सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं होती। चलें ठीक है सर, मैं आपके मौक़िफ़ की इज़्ज़त करती हूँ, पॉइंट टेकन। राना साहब, आप आगे की स्ट्रेटजी क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि मरियम साहिबा तो कहती हैं ज़मान पाक से बिस्मिल्लाह होनी चाहिए, गिरफ्तारियाँ वहाँ से होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत वाकई गिरफ्तार करने का सोच रही है खान साहब को खुद, या फिर आप लोग चाहते हैं कि वो खुद गिरफ्तारी दे दें? देखिए, ये जो जेल भरो तहरीक होती है, इसमें जो सबसे आसान हल इमरान खान साहब के पास है। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी देनी है, तो जो तोशा खाना और जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर उनकी जो जमानतों की दरखास्तें हैं वो वापस ले लें, तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सबसे आसान हल है। लेकिन उसके अलावा जो जेल भरो तहरीक होती है, उसमें जाहिर सी बात है, आपने कोई कानून तोड़ना है, आप कानून कोई तोड़ेंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। एक वो तरीक़ाकार ये कि जब इन्होंने 25 या 30 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आने थे, वो दोबारा से अनाउंस करें कि हम 25-30 लाख लोग लेके धरना देना चाह रहे हैं, तो जब ये फिर घरों से निकलेंगे तो तब इनको अगर तब जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती इनको वहाँ धरना देने की, उसकी खिलाफ वर्जी करें। वरना मुझे तो नहीं समझ आता कि किस तरीके से ये गिरफ्तारियाँ देंगे। आपको कानून तोड़ना पड़ता है गिरफ्तार होने के लिए, तो अगर ये कानून कोई तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर जैसे अभी एजाज साहब कह रहे थे कि जी दफ़ा 144 नाफिज, अगर हम जाते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, अगर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग की भी तो कोई हिकमत अमली होगी ना, कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग लोगों को गिरफ्तार करके रखे हैं कहाँ, जेलों में भरे हैं? जब इन्होंने 25 लाख लोग लेके आने थे तो तब 5000 लोग इस्लामाबाद आए थे, तो इतनी बड़ी तादाद भी तो थे ना रास्ते में, वो तो आंसू गैस के शेल भी फेंके गए थे। उसके बाद जब इन्होंने पिंडी में जब इकट्ठे हुए तो तब भी इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जब ये तादाद प्रोपेगेंडा के ऊपर इमरान खान साहब चलते हैं, अभी पहले तो जेल भरो तहरीक को ये रोज निचोड़ेंगे कि जी जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक, और फिर जब वो वक्त आएगा तो इसको जरूर हम लोग इसको डील कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है, अगर कानून तोड़ा गया तो वो अपनी रिट कायम करेगी। लेकिन हम कोई प्रोएक्टिवली किसी को अरेस्ट ना हमने पहले किया ना अब हम करेंगे। अगर कानून टूटेगा तो फिर ही कुछ। अच्छा, ये बात दुरुस्त है खान साहब की, जो बार बार वो कहते हैं कि माइनस करना चाहते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, उसके बाद फिर करवाएंगे इलेक्शन। क्या हुकूमत की है ऐसी हिकमत अमली? क्योंकि तोशा खाना भी चल रहा है, टायरन केस भी चल रहा है, तो वो हुकूमत क्या चाहती है कि वाकई इमरान खान नाअहल हो जाएं, फिर हम जाएं इलेक्शन की तरफ? देखिए, इमरान खान साहब का जो शक है वो दुरुस्त इस लिहाज से है कि इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं है। वो जानते हैं फॉरेन फंडिंग में उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन की है, कानून पाकिस्तान के लॉ वायलेट किए हैं, तो उनको शक तो है कि वो इस पे नाअहल हो जाएंगे। इसी तरह तोशा खाना में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं, तो डेफिनेटली उनको शक है कि वो नाअहल हो जाएंगे। और टिरियन के मामले में भी वो सब पूरा पाकिस्तान जानता है, और उनको भी शक होगा कि ये भी एक काम ऐसा है कि जिसके अंदर वो फंस सकते हैं। तो शक उनका ठीक है, लेकिन ये गलत है कि हुकूमत जो है वो इस चीज के पीछे लगी हुई है। वो नाअहल हुए तो कोर्ट के जरिए होंगे और अपनी अमाल की वजह से नाअहल होंगे। शक उनका ठीक है, सही, ये मैं एग्री करूं। पॉइंट देखें जी। तालपुर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना चाह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल मौक़िफ़ लें, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लें और मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी ज़रूर लें। एक शख्स जो छिपकली देख के 6 फुट दूर छलांग मार चीखे मारता है, वो जेल में जाने की बात कर रहा है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है?
जी बिल्कुल देखा है, ये भी ऑडियो लीक्स के साथ वीडियो लीक आपको भेज देंगे हम। अच्छा। छलांग मारते और ये तो लग रहा है पूरी सियासत ही ऑडियो वीडियो लीक्स पे चल रही है। बिल्कुल हकीकत आनी चाहिए सामने। अच्छा। दूसरों को करेंगे, अपनी भी आएंगी। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह से कि इमरान खान जेल जरूर जाए। जिस तरह इसने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अदी फरियाल टालपुर, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला और वो हंसकराते मुस्कुराते निकलते थे, मैं चाहता हूं कि ये भी जेल में जाए ताकि आप इसका असली चेहरा वहां पर भी देख लें आप कि इसके दिल में क्या, ये ऐशो आयाश वाला इंसान, नशों वाला इंसान जो 7 स्टार लिविंग करता है, ये जेल में जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। और साथ में इनके जो खास बंदे उनको भी आपने देख लिया, फवाद चौधरी से लेके जिसका आप नाम ले लें, जो जेल में गया, रोआ पीटा, कभी दिल का अटैक होने के बहाने, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, ये लोग जेल जाएंगे। ये एक डंडा देके भाग जाते हैं, ये जेलों के अंदर जाएंगे, सवाल नहीं पैदा होता। सारा ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। चले आप कह रहे हैं सब टोपी ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच तैमूर तारपुर साहब और राना एहसान साहब, एजाज चौधरी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सियासी अदम इस्तेहकाम से जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो कैसे ठीक होगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक और जाविया में हम बात करेंगे आप जो महंगाई की सूरत हाल है और महंगाई IMF की शराइत पूरी होने के बाद मजीद कितनी होगी। तो पेट्रोल और डीजल जैसे कि आप जानते हैं कि 35 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और अब ये भी मालूम नहीं कि इसकी परवाज कहां पर जाकर रुकती है। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए 900 अरब रुपए तक का फिजिकल गैप है। आइंदा चंद रोज में बिजली 4 से 10 रुपए फी यूनिट तक महंगी होने और मुख्तलिफ अशिया पर 17% GST और फ्लड लीवी लगने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई पहले ही 1975 के बाद 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे का खदशा है और इस वक्त हजारों कंटेनर्स डॉलर्स के अदम दस्तयाबी के बायस बंदरगाहों पर खड़े हैं। 40 अद्वियात साज इदारों ने खाम माल की अदम दस्तयाबी, रुपए की कदर में कमी और दीगर मुश्किलात के पेश नज़र पैदावार बंद करने का इंदिया दे दिया है। मुआशी बहरान से स्टील इंडस्ट्रीज के 80 लाख मुलाजमीन की नौकरियां भी दांव पर लग गई हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि रुपए की कदर में कमी और LCs ना खोले जाने की वजह से स्टील सेक्टर जो है वो तबाही से दोचार है। स्टेट बैंक ने फौरी इक़दामात ना उठाए तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, जिससे 80 लाख अफराद का रोजगार खतरे में है। एक साल कबल तक मुल्क की मईशत कदरे बेहतर थी, ना सिर्फ डॉलर की कीमत कदरे मुस्तहकम थी बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी 24 अरब डॉलर की खरीद थे। एक साल में डॉलर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में 15 अरब डॉलर तक की कमी हो चुकी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तानी मईशत ड्रिप पर चल रही है नाजरीन, और लोगों के पास रोजगार नहीं है। कारोबार तबाह हो चुका है, लोगों के पास 2 वक्त की रूखी सूखी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। महंगाई मुकाओ तहरीक से इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने अवाम की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। महंगाई के सताए अवाम बमुश्किल अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल में आपको ये बताऊँ कि इस वक्त अगर आपने 20 अरब डॉलर देने हैं तो वो तो आपके पास नहीं है। डेफिनेटली आप वो दूसरे ममालिक से लेंगे या फिर कर्जा लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, एशियाई तरक्याती बैंक से लेंगे। उसको चुकाने में, उतारने में और उसका जो एक गैप है वो ख़त्म करने में आपको कई साल लग जाएंगे। तो अगर ये हम कहें कि 5 साल में मईशत की जो पिक्चर है वो कितनी क्लियर होगी तो ये कहना मुश्किल है। इसी पर हम आज बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो माहिर मुआशियात हैं क्या वो मिलकर, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या ना भी हो, और वो बैठकर कोई इस मसले का हल निकाल कर या कोई पॉलिसी हुकूमत को दें और मईशत पर कोई APC बुलाई जाए और उस पर बात की जाए कि इस सूरत हाल में हम मुल्क को इस दोराहे पर जो पहुंच चुका है, जिसे तबाही का दहाना कहते हैं, इससे निकाल कैसे सकते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मुआशियात है, और हम उनसे पूछेंगे भी कि इस सूरत हाल से निकालने के लिए करना क्या होगा और इस सूरत हाल पर मईशत को पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई तो मुस्तकिल बढ़ेगी नाजरीन, इसमें कमी आने का इसलिए इम्कान कोई नहीं है क्योंकि IMF की शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। खुरम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर मुआशियात, हम उनसे बात करते हैं। खुरम साहब, चाहे वो करेंसी क्राइसिस हो या फिर डिफ़ॉल्ट की बातें होना, इस वक्त जो हम खड़े हैं इस मईशत को लेकर, जो महंगाई है और IMF की शराइत को डेफिनेटली पूरा करना है, मज़ीद GST लगाना है, बिजली भी महंगी करनी है, इस सूरत हाल से निकलने में हमें टाइम कितना लगेगा?
जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जहाँ तक टाइम की बात है तो आप मेरे ख्याल में कुछ 6-8 महीने या साल कम से कम अपने जहन में रखें। जब तक चीज़ें स्टेबलाइज होंगी एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि IMF जो है फंडिंग रिलीज करेगा। उसके बाद जो दूसरे डोनर्स हैं, दूसरे बैंक से दुनिया के बड़े, वो आपको अपने पैसे रिलीज करेंगे। उसके बाद आपके दोस्त ममालिक जो है तो इंडिया, चाइना, ये अपने पैसे रिलीज करेंगे, रोल ओवर करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो बेटर होगी, डॉलर जो है उस वक्त होगा। अभी आप 6 महीने ध्यान में रखें, जब तक मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं। आपको ऐसा वाकई खुर्रम साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप मईशत को बेहतर समझते हैं कि 6 से 8 महीने ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कई सालों की बातें की जा रही हैं कि अब जो हाल हो गया है मईशत का, इसको संभलने में कई साल लग जाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि संभलने में वो एक रिलेटिव ये जो है वर्ड है कि स्टेबलाइज होना और उसके बाद ग्रो करना। मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन है, जो इस वक्त हमारी डॉलर रेट चल रहा है और जो आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन आनी है, वो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक आपको ये टफ टाइम देखना पड़ेगा। उसके बाद स्टेबिलिटी के साथ आपको प्लान करना है कि अगले 3-4 साल हमने किस तरह से अपने कर्जों की अदायगियां करनी है और कैसे स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाना है। तो वो 6-8 महीने तो आपको फायर फाइटिंग में लगेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, फायर फाइटिंग के बाद आपको जाके वो भी आज अगर आप सही बैठ के सारे एक साथ सर जोड़ के बैठे और प्लान करें तो फिर 6-8 महीने आपको लगेंगे स्टेबलाइज करने में। उसके बाद आपको स्टिल बहुत काम करना है अपने अगले 2-3 साल 4 साल, ताकि आपकी इकोनॉमी सही तरह ऑन ट्रैक है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और 6-8 महीने लंबे होकर आपको वो पॉलिसीज क्या हो सकती हैं और वो पॉलिसीज क्या नहीं थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे? सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी है, जो किसी ने नहीं अपनाई, किसी ने ठीक नहीं किया। पिछले कई सालों से हमारे पास टैक्स का ज़्यादा होता आया है और जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के अपने, वो जो है काबू में नहीं रहे। तो गवर्नमेंट करती है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो बड़ा आसान, ये एक्चुअली आसान डिसीजन होते हैं कि वो करेंसी को नीचे कर देती हैं, पेट्रोल को ऊपर कर देती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा देती हैं और टैक्स बढ़ा देती हैं, एक्सेसिव टैक्स। ये तो बड़े आसान फैसले हैं, तो ये सब करते हैं, ये भी गवर्नमेंट यही कर रही है। करना ये चाहिए कि अपने खर्चे जो बड़े खसारे हैं ना, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं जब एक बड़ा खसारा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, जो टैक्सेस और यानी कि आमदन और खर्चों का जो फर्क होता है, उसको गवर्नमेंट ठीक नहीं कर पाती। उसको या तो करती नहीं है, अपने खर्चे कम नहीं करती, वो कंपनीज को बंद नहीं करती जो कि नुकसान में गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां, फिर अपने एम्प्लॉयज को कम नहीं करती, अपने आप का विजन नहीं करती, तो फिर इकॉनमी को किस तरह से कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फिस्कल डेफिसिट है, वो मुश्किल फैसला है। वो जो गवर्नमेंट कर लेगी, आई एम श्योर वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया करेगी, बट कंट्री के लिए बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कई दिन, मतलब मैं तो कहूँगी 1 साल से, कि ये जो करेंसी क्राइसिस का मामला आया, डॉलर एक तो इतना ज़्यादा उसकी बढ़ गई कदर, अपना रुपया हमारा डिवैल्यू हो गया, फिर डॉलर नहीं है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी कह रही है, इवन आप लोगों ने भी कई बार मेरे शोज़ में ये बात की कि स्मगलिंग नहीं रोक पाई हुकूमत, ना पिछली ना ये हुकूमत, और अभी भी बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है डॉलर। ताजिर स्मगलर्स रोज़ाना 5 मिलियन जो है वो सरहद पार ले जाते हैं। अफगानिस्तान का मरकज़ी बैंक हर हफ्ते $17 मिलियन अमेरिका और यूरोप मार्केट में ये इंजेक्ट करता है, और अमेरिका यूरोप ने तालिबान हुकूमत को अरबों डॉलर की फराहमी से इनकार कर दिया है। तो आपको लगता है कि वाकई यहाँ भी एक नाकामी है हुकूमत की? बिल्कुल नाकामी है। देखिए जी, गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस सब कुछ है। अगर आप एक तरफ डॉलर रोक के रखने की भी बात करते थे, अभी इस गवर्नमेंट ने ये किया कि इंटर बैंक में डॉलर के रेट को जो है वो रोक के रखा, और वो नहीं करना चाहिए था। उसमें से IMF भी आपके पास जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरह से ट्रैक पे नहीं आया जिस तरह से वो आ सकता था। तो आपने उस तरफ करेंसी को रोक के रखा। हवाला मार्केट आपकी बहुत बड़ी खड़ी हो गई, 1.5 से $2 बिलियन की हवाला मार्केट इस वक्त खड़ी हुई भी आपकी, उसको रोकना आसान थोड़ी है। फिर आपने एक्सपोर्ट किया, आपने एक्चुअली कोल खरीदा रुपीज में अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान को रुपये मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आप ही की मार्केट से डॉलर खरीद के ले जाते हैं और वो भी हवाले के ले जाते हैं। तो भाई गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं और पॉलिसी का भी जो है ना फुकदान है, बेहतर पॉलिसी का भी फुकदान है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है ना, ये दोनों चीजें ठीक हों तो आज हमारे जो क्रॉस बॉर्डर लोग आते जाते हैं बगैर वीजा के, वो ही ना हो ना, और कितनी ज्यादा चीजें स्मगल हो रही होती है। आज भी स्मगलिंग जो है वो इतनी फ्लरिश हुई भी है जब आपने इम्पोर्ट रोकी हुई है ऑफिशियली। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस से रिलेटेड है। गवर्नेंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, वो कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट को। तो बेसिकली आपके अगर गवर्नेंस के इशूज हैं, फिस्कल पॉलिसी के इशूज हैं, तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर इन पर आपने काबू नहीं पाया तो IMF के 50 प्रोग्राम और भी ले लें,
आपका जो है ना वो कभी भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। ये बड़ी आपने पत्ते की बात की खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। चाहे कितने प्रोग्राम्स IMF के आप ले लें, चाहे आपको कितना पैसा आ जाए, अगर आपकी पॉलिसीज नहीं होंगी, आपकी गवर्नेंस का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो मईशत संभल नहीं सकती है। ये पॉइंट बड़ा अहम है। एक ब्रेक लेंगे, में वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और बोल अवाम आगाही में आज उठा रहे हैं हम एक अहम मसला। ज्यादती के जुर्म में नाज़रीन उम्र कैद काटने वाले दौलत खान को पेशावर की अदालत ने 1.5 माह पहले सिर्फ इस बात पर बरी किया कि वो लड़की से शादी पर राजी था। यह अफसोसनाक फैसला मुल्क में ज्यादती का शिकार खवातीन के साथ होने वाले जुल्म की एक नन्ही सी झलक है। पाकिस्तान में पिछले 4 साल के दौरान हर रोज 11 खवातीन ज्यादती का निशाना बनी। ज्यादती करने वाले हर 100 में से 3 को सजा हुई, जबकि दौलत खान जैसे कई मुजरिम सजा को रिहाई में बदलने में कामयाब हुए। कहीं पुलिस FIR नहीं काटती, कहीं डरा धमका कर जिरगे से फैसला लिया जाता है। बांग्लादेश ने नाज़रीन सन 2020 के बाद से ज्यादती करने वाले मुजरिम को मौत की सजा देना शुरू की। पाकिस्तान और भारत में ऐसे मुजरिमों को सरेआम लटकाने और नामर्द करने का मुतालबा किया जाता रहा, जो अब भी किया जाता है। दुनिया की कई मुल्कों में ज्यादती के मुजरिमों को कीमियाई तरीके से नामर्द करने की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में भी कीमियाई तरीके से नामर्द करने की शिक शामिल की गई, लेकिन इसे गैर इस्लामी सजा करार देकर फौरन वापस भी ले लिया गया। 2021 में लाए गए ज्यादती के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा तेज चलाने, मौत समेत सख्त सजाएं तजवीज़ करने, खुसूसी अदालतें कायम करने और कौमी सतह पर रेपिड्स का इंजराद करने का फैसला किया गया। लेकिन आज भी इन बातों पर अमल दरामद होना एक ख्वाब सा लगता है। हाल की बात कर लें और बहुत ही अफसोसनाक बात है, कराची का लियारी जनरल अस्पताल नाजरीन, जहां पर गुज़िश्ता 20 रोज में जिनसी ज्यादती के 5 केसेस लाए गए, जिसमें से 3 बच्चियों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। जरा ये कहते हैं कि बच्चियों को अस्पताल लाया गया तो वो खून से लथपथ थी। मुतासरा बच्चियों की उम्रें 2 साल से 14 साल तक के दरमियान है। 2 साल की बच्ची को 18 जनवरी को लाया गया, 3 साल की बच्ची को 23, जबकि 10 साल की बच्ची को 24 जनवरी को लाया गया। तीनों बच्चियां इलाज से कबल ही दम तोड़ गई थीं। 12 साल की बच्ची को 12 जनवरी, जबकि 14 साल की लड़की को 24 जनवरी को लाया गया। अस्पताल हुक्काम की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इलाज और जिस्मानी मुआयने के दौरान ये देखा गया